संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलनीति के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े होंगे। विषयों के जो मर्मज्ञ विदुषियां हैं वो आज हमारे समक्ष विराजमान हैं और चूंकि हमारे समक्ष आज इतने विदुषियां जो हैं हम उनका स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं और मैं सर्वप्रथम स्वागत के लिए हमारे समक्ष सबसे पहले तो हमारे कार्यक्रम की अध्यक्ष महोदया प्रोफेसर शुभस्मिता मिश्रा मैम जो कि विभागाध्यक्ष हैं ज्योतिष विभाग से हमारे समक्ष उपस्थित है और इनकी अध्यक्षता में इस कार्यक्रम को मैं आगे गति दे रही हूँ। तो स्वागत हेतु मैं डॉक्टर प्रीति शर्मा मैम को निवेदन करूंगी, कृपया वे सभी का स्वागत करें। सभी को प्रणाम। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर परिसर में जो एक दिवसीय कार्यशाला परिसंवाद का जो आयोजन किया जा रहा है जिसका मुख्य विषय है भारतीय नारी से नारायणी। इन सभी परिसंवाद कार्यक्रम में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत है। ये जो परिसंवाद कार्यक्रम रखा गया जैसा कि श्रुति मैम ने बताया कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा, तो ये उसका पूर्व मंच है, उसकी पूर्व रूपरेखा है और साथ ही नारी के अंदर जो अलग अलग भाव छिपे हुए होते हैं, नारी के अंदर जो अलग अलग चेतना छुपी हुई होती है उनको जो एक प्रतिबिंब दिया गया है हमारे ही परिसर की जो अध्यापिकाएं हैं उन अध्यापिकाओं में से कुछ को जो एक प्रतिबिंब बनाया गया उस सशक्तिकरण का, उस चेतना का। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही निराला है और बहुत अच्छा भी है। तो इसके लिए भी मैं जिसने भी ये योजना बनाई है या जिसने भी कॉन्सेप्ट चुना है तो मैं रानी मैम का भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, उनको धन्यवाद देती हूँ कि ये जो योजना और ये जो परियोजना जो बनाई गई है बहुत ही अच्छी है।
सर्वप्रथम इसमें मैं हमारे जो संरक्षक है प्रोफेसर श्रीनिवास वानखेड़े सर, उनका मैं स्वागत करती हूँ कि उनका मार्गदर्शन हमेशा हमें मिलता है और हमेशा हमें काम करने में बहुत सुगमता भी होती है। तत्पश्चात मैं जयपुर परिसर के निदेशक प्रोफेसर लोकमान्य मिश्र सर का भी स्वागत करती हूँ। वो मूर्त रूप में यहाँ नहीं है, लेकिन अमूर्त रूप में हमेशा उनका मार्गदर्शन और उनका जो सलाह है वो हम लोगों को मिलता रहता है, तो मैं सर को भी बहुत बहुत उनका भी स्वागत करती हूँ। साथ ही हमारे जो सह निदेशक है प्रोफेसर बोध कुमार झा सर और प्रोफेसर शीशराम सर, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ इस परिसंवाद कार्यशाला में। चूंकि ये कार्यशाला स्पेसिफिक केवल महिलाओं को ध्यान में रखकर रखी गई है, तो हो सकता है कि वो सर वहाँ यहाँ उपस्थित नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अप्रत्यक्ष रूप से उनका स्वागत करती हूँ। और आज की जो मुख्य वक्ता है उससे पहले आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा ज्योतिष विभाग की प्रोफेसर शुभ स्मिता मैम का भी मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। और कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रोफेसर रेखा कुमारी मैम का भी मैं स्वागत करती हूँ। साथ ही जो अलग अलग जो प्रतिबिंब है, जो अलग अलग विचारों पर अपना विचार प्रकट करेंगी, जैसे सिद्धि के लिए डॉक्टर सीमा अग्रवाल, शक्ति के लिए डॉक्टर विनी शर्मा, डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा, सशक्तिकरण के लिए डॉक्टर रानी राधिक मैम, वो तो पूरे उसकी कोऑर्डिनेटर ही हैं, और चेतना के लिए डॉक्टर दीक्षिता अजवानी और कृति के लिए डॉक्टर रेखा शर्मा। मैं इन सभी मुख्य वक्ताओं का भी हृदय से स्वागत करती हूँ। साथ में जो अन्य अध्यापिकाएं प्राध्यापिकाएं यहाँ सुनने के लिए आई हैं और जो शास्त्री के बच्चे हैं, उन सभी का भी मैं हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। थैंक यू। धन्यवाद प्रीति मैम को। कल एक कविता मैंने पढ़ी, कौन हूं मैं, सबको पता अपना नगर अपनी डगर, पर दिशा शून्य सी मैं, डोलू में धरती अंबर यायावरसी मैं, हुई उद्धत जहां से जा पहुंची किधर, पर अनिकेत सी मैं, उद्देश्य कई लेकर बढ़ी थी आज निरुद्देश्य सी मैं, समाविष्ट संचालित जीवन मुझसे पाषाण सी निर्जीव मैं, नारी हूं नारायणी पर कलुषित समाज में तज्ज्य सी मैं, सबको पता अपना नगर अपनी नगर, पर दिशा शून्य सी मैं। क्या मैं वास्तव में आज दिशा शून्य हूँ? एक नारी के रूप में मेरी दिशा कहाँ है, मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ नहीं जा रही हूँ? चूंकि कहा तो जाता है कि नारी तू नारायणी है, तो उस स्वरूप को प्रकट करने के लिए और विषय का प्रारंभ करने के लिए मैं सर्वप्रथम आमंत्रित कर रही हूँ सर्वदर्शन विद्या शाखा से डॉक्टर रानी दादीच मैम को कि वे कृपया आए और अपना जो विषय है नारी से नारायणी, इस विषय पर प्रकाश डालें। सभी को नमस्कार। और इस सभा में उपस्थित सभी नारियां और उन नारियों के अंतःकरण में विद्यमान नारायणियों को मेरा सादर अभिवादन। ये कार्यक्रम किस थीम पर रखा गया होगा, ये तो शायद हमको 7-8 तारीख को जो इसके प्रमुख लोग हैं जिन्होंने इसकी परिकल्पना बनाई है वो ज्यादा स्पष्ट कर पाएंगे। पर राजस्थान प्रांत की कोऑर्डिनेटर होने के नाते जितना सा मुझे समझ में आया वो आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ कि कैसे नारी टू नारायणी थीम लेकर हम बढ़ रहे हैं। कोई भी दिन दिवस या जयंती हम लोग मनाते हैं तो उसके पीछे एक ही उद्देश्य होता है कि जो दिन गया या तो उसके प्रति हम अपनी श्रद्धा अभिव्यक्त करें, या जो दिन इस दिन पूर्व में मनाया गया था उसके प्रति हम अपना सम्मान अभिव्यक्त करें या खुशी मनाएं। जन्म दिवस होता है तो हम खुशी मनाते हैं और पुण्य तिथि होती है तो हम अपनी श्रद्धा अभिव्यक्त करते हैं। इसी प्रकार से हर दिवस का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। श्रद्धा, सम्मान, गर्व, प्रसन्नता, कुछ भी हेतु उसमें हो सकता है। नारियों पर चर्चा हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं दयनीय स्थिति है, इसलिए हम बूस्ट करने के लिए इस दिवस का आचरण कर रहे हैं। वरना पुरुष दिवस मनाते हैं, लेकिन महिला दिवस इसीलिए मनाते हैं हम कि महिलाओं को सम्मान देने का एक प्रकल्प पुरुषों की तरफ से रख दिया गया कि अरे आज के दिन आपका सम्मान करेंगे। 364 दिन करेंगे यानी वो अलग बात है, पर 8 मार्च को जरूर करेंगे। और हम लोग इस कार्यक्रम में जुटे हैं तो हमारे आत्मबल को बढ़ाने के लिए जुटे हैं। हम सभी नारायणीज हैं,
अधिकारों से भी वंचित रखा जा रहा है, निर्णय लेने का सामर्थ्य जिन लोगों को नहीं दिया जा रहा है, ऐसी महिलाओं को हम उनकी शक्ति का एहसास कराएं, किसी भी प्रकार से जहां तक हमसे संभव हो महिलाओं को शिक्षित करें, उनका सामर्थ्य बढ़ाएं और उनमें जो नारायणी विद्यमान है उसके प्रति उन्हें सजग करें कि आप कम नहीं हैं। अगर आप अपने एक दायित्व से हाथ पीछे कर लें तो पूरा परिवार हिला देती हैं। और पाश्चात्य जितने भी शोधकर्ता हुए उन सब ने ये चीज प्रूव की है, या जिन जिन ने भी आतताइयों ने हम पर आक्रमण किया उन लोगों का पहला टारगेट होता था फैमिली ब्रेक करना, क्योंकि उन्हें पता था कि इनके राष्ट्र में जो शक्ति है उसको हम नहीं तोड़ सकते। वो शक्ति कैसे है कि इनका पूरा राष्ट्र एक जैसा चिंतन करता है। अब हम जब राष्ट्र से अधो दर्शन करते आते हैं तो सबसे पहले आता है परिवार। मैं मतलब मैं, मेरा परिवार, मेरे परिवार के 20 लोग, उन 20 से जुड़े हुए और जो 5-7 परिवार है उनके 20 लोग, ऐसा करते करते हमारा एक वृक्ष बन जाता था जो हमारी ताकत होता था। अगर हम सोच के देखें थोड़ा सा पीछे कि हमारे घर में जब कभी शादी ब्याह होते थे, उत्सव होते थे, तो 100-150-100-150 लोग तो हमारे घर के ही हो जाते थे। 2-4 अच्छे मित्र जो बहुत निकटस्थ होते थे, या पड़ोस वाले, मोहल्ला तो परिवार ही होता था, 2 निकटस्थ मित्र आते थे। लेकिन आजकल क्या होता है, संयुक्त परिवार तो विघटित हो गए और एकल परिवार है। हम 4 हैं, 40 हमारे दोस्त हैं और पड़ोस वाले 2-4 लोग हैं। हर घर से एक आ रहा है, दोस्तों की पूरी फैमिली आ रही है। जो कष्ट में नहीं आते हैं साथ, कष्ट में आपको परिवार साथ देगा, पड़ोसी साथ देंगे। तो हमारे परिवार को तोड़ने की साजिश सारे आक्रमणकारियों के द्वारा की गई कि इनके परिवार को तोड़ो ताकि इनकी शक्ति क्षीण हो जाए। इसीलिए पुरुष नारियों को एक दिन एहसास कराते नहीं हम आपका सम्मान कर रहे हैं। और मैं जो कह रही थी कि एक चीज में पांव पीछे हटा ले, एक दिन सुबह 5:30 बजे जब हमारा अलार्म बजे और चाय बनानी हम नहीं बनाए तो 6 बजे सब लेट उठेंगे। सासू माँ के भी मंदिर जाने में विलंब होगा, पति को भी देर होगी, बच्चे के भी स्कूल का ऑटो छूट जाएगा। सारी घर की व्यवस्था उस एक अलार्म को इग्नोर करने से, मतलब अपनी एक शक्ति का बल दिखाने से ही सब हिल जाएंगे कि ओह आज तो सारा दिन गड़बड़ हो गया। तो हमारे अंदर जो क्षमता है, जिसका सम्मान हमें नहीं मिल रहा है, वो मिलना चाहिए और उसके प्रति जिम्मेदारी हम लोगों की है। हम अपने आप को समाज में टिकट ग्रांटेड के रूप में ना छोड़ दें। ऐसा ना हो कि हमारा सम्मान हम खुद कमाएंगे अपने अनुशासन से। 1 नियम 2 नियम जीवन में अपने भी लेकर चलेंगे। जैसे कि मैंने अपने आप को कमांड दिया कि मुझे सुबह उठकर 15 मिनट वॉक पे जाना है। अब उस वॉक पे जाने के लिए मुझे ये नहीं सोचना है कि अब दूसरी बार की चाय का टाइम हो गया, अब नाश्ते का टाइम हो गया, अब इसको जाना है, उसको रवाना करना है। बच्चों का टिफिन बना के हमने रख दिया, एक बार की चाय सबकी हो गई, मैं 15-20 मिनट अपने लिए योगा करूं। बाहर जाना हर किसी महिला के लिए संभव नहीं होता, हर घर की परिस्थितियां अलग होती है। आप 15 मिनट अपने व्यायाम के लिए, मेडिटेशन के लिए, योगा के लिए, किसी भी तरह से खुद के लिए समय निकालिए। कुछ पढ़िए कि भाई ये 20 मिनट में अखबार पढ़ूंगी आराम से चाय के साथ। इस तरह से हम अपने आप को वहां पर सशक्त रूप से रख पाएंगे। तो ये तो एक छोटा सा उदाहरण है। ऐसा ही आप कार्य क्षेत्र में भी कर सकती हैं। जिन कार्यों को आप बहुत जी जान लगाकर कर रही हैं और उसके लिए आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है, ये सोचा जा रहा है कि इसको आता है तो ये तो कर ही लेगी, तो कभी कभी उस काम से हाथ खींचकर आप अपना महत्व वहां प्रदर्शित कर सकती हैं। या फिर ऐसे काम जो हम बिना कहे ही कर जाते हैं। बहुत सारे काम होते हैं जो हम लोगों को लगता है कि अरे अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये अव्यवस्था हो जाएगी। तो हम लोग अपने काम को दक्षता से करें, लेकिन उसकी पहचान के साथ करें। और आत्मबोध करने के लिए ये कार्यक्रम सर्वाधिक उपयुक्त है। अभी जब हमारी सभी विदुषी महिलाएं यहाँ पर अपने अपने मत रखेंगी तो हम ये जान पाएंगे कि हमारे अंदर जो दिव्य शक्तियां हैं वो सामान्य नहीं है। उन शक्तियों को हम स्वयं पहचाने, अपने आप पर गर्व करें। अपने अंदर जितना सामर्थ्य है शायद उसका 2 और 3% ही हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं। माइंड का तो हम 0.1% ही करते हैं, पर शक्तियों का भी नहीं करते हैं। हमें लगता है कि कभी अवसर होगा तो करेंगे, सब कुछ हम ही क्यों करें, हम क्यों आगे से होकर जबरदस्ती दखल अंदाजी करके काम में आगे बढ़े कि हम करेंगे, ऐसा हम क्यों दिखाएं। ये सोचकर भी हम कई बार बहुत पिछड़ जाते हैं। ऐसा भाव हमें नहीं रखना है और जितना हो सके अपने आप को प्रूव करने का प्रयास करना है। और इसी थीम पर हमने कुछ सब टॉपिक भी रखे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि सिद्धि, शक्ति, सशक्तिकरण, इन सब पर अभी यहाँ पर परिचर्चा होगी। ये पैनल डिस्कशन है, परिसंवाद है। यहाँ कोई व्याख्यान देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित नहीं हुआ है। एक टॉपिक है
हाँ, हमने नाम लिखे हैं कुछ वक्ताओं के, पर वो वक्ता उस टॉपिक तक आपको प्रविष्ट कराएंगे, थोड़ा सा उसका हिंट देंगे कि इस विषय पर भी हम सोचें। एक विषय अगर किसी ने रखा चेतना, तो उस चेतना के बारे में आपको कुछ बातें बताई, फिर आप अपने व्यूज भी शेयर करेंगे। ये बिल्कुल एक्टिविटी वाला कार्यक्रम है कि इसके अंदर हम सब मिलकर सहभागिता करेंगे, और बस इसी भाव के साथ हमने इस पैनल डिस्कशन का आयोजन किया है। यही इतनी बात करके मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आगे आप लोगों को जैसा निर्देश। बहुत बहुत धन्यवाद रानी मैम को, जिन्होंने इस विषय में प्रवेश के लिए द्वार खोले हमारे लिए। हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महोदया प्रोफेसर रेखा कुमारी महोदया भी हमारे समक्ष उपस्थित हो चुकी हैं। हम आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत व्यक्त करते हैं। रानी मैम ने कहा कि एक नारी जो है वो यदि अपने कर्तव्य से एक कदम पीछे हटकर दिखाए, तब लोगों को पता लगे कि आखिर हमारी जरूरत, आखिर हमारी वैल्यू क्या है। जैसे हम खाने में नमक की बात करते हैं कि नमक जो है जब तक खाने में डल रहा है तब तक वो बिल्कुल सही लगता है। एक दिन यदि नमक कम हो तब हमें उस नमक की कीमत समझ में आती है। ऐसे ही हमारी भूमिका हमारे परिवारों में है, और ये हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, सिद्धि है हमारे लिए। मैं सिद्धि की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम सबसे पहले पहुंचना चाह रहे हैं सीमा मैम की तरफ, जिनसे मेरा पहला प्रश्न है या कह लीजिए निवेदन है कि ये जो सिद्धि है, स्टोरीज ऑफ सक्सेस, इसका जो सब टाइटल है वो है स्टोरीज ऑफ सक्सेस। तो हमारी सफलता क्या है जिसको हम सिद्धि नाम से व्यक्त कर रहे हैं, और उस सफलता में योगदान है कौन कौन ऐसे हैं जिनको हम सफल कह सकते हैं। इस विषय पर कुछ प्रकाश डालें, हम सभी को उपकृत करें। सभी को नमस्कार। आज तो हम सबका फेवरेट टॉपिक है चर्चा के लिए, और सामान्यतः हम सभी के पास सबसे बड़ी जो बाधा है ना सिद्धि में, वही यही है कि हमारे पास अपने लिए ही समय नहीं है। सबसे बड़ा कारण भी यही है कि हम लोग हर किसी के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपने ना काम को मान्यता दे पाते हैं, ना अपने को प्रतिष्ठित कर पाते हैं, ना अपने अधिकारों की कोई बात करते हैं, ना उनको मान्यता दे पाते हैं। दूसरा ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि सिद्धि सफलता किसमें है? क्या सफलता हमारे आत्मनिर्भर होने में है? क्या सफलता हमारे बहुत ज्यादा कमाने में है? क्या हम एक सफल महिला या सफल उद्यमी बनने में है? या फिर जिनको हम हाउसवाइफ्स कहते हैं, जिनको होम मेकर्स हमें कहना चाहिए, क्या वो सफल नहीं है? कई बार मैं एक अच्छी सोसाइटी में रहती हूँ जहाँ बहुत सारी महिलाएं वर्किंग हैं और बहुत सारी महिलाएं वर्किंग नहीं है। तो जो वर्किंग मदर्स हैं उनकी अपेक्षा जो वर्किंग नहीं है उन्हें हमेशा एक चीज कचोटती है, बिकॉज हमारी सोसाइटी का सेटअप कैसा है जिसमें आप कोई आर्थिक लाभ का काम नहीं कर रहे हैं, तो लगता है कि वो कोई काम ही नहीं है। तो जो सबसे पहली आवश्यकता है वो हमारे इस अनपेड वर्क को, जिसका पेमेंट नहीं है कोई, लेकिन वही एक सोसाइटी का निर्माण कर रहा है, वही एक परिवार का निर्माण कर रहा है, वही एक राष्ट्र का निर्माण कर रहा है, वही एक परिवार का निर्माण कर रहा है। तो विमेन केवल खुद सफल नहीं है, वो तो क्रिएटर्स हैं। वो तो जो भी अभी कहा कि जैसे नमक नहीं है या हम नहीं है, तो यदि हम नहीं है, क्योंकि सृष्टि ने, ईश्वर ने केवल ये क्षमता हमें ही दी है कि हम सृष्टि को बना सके। वी द ओनली वी, हम हैं क्रिएटर्स ऑफ दिस सृष्टि, हम हैं इस दुनिया के क्रिएटर। लेकिन ये हमें इसको पहचानना आवश्यक है, क्योंकि हमने इसकी अनुमति क्या हुआ दूसरों को दे दी कि हमारी पहचान दूसरों से है। हम किसी की पुत्री के रूप में है, या हम किसी की पत्नी के रूप में है, या हम किसी की माँ के रूप में है। लेकिन एवरी सिंगल विमेन के अंदर नारायणी भी है, एवरी सिंगल विमेन के अंदर लक्ष्मी भी है, सरस्वती। क्योंकि हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम में यदि लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा की कल्पना की है, यदि हम ना भी माने कि ईश्वर है या नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस समय हम मोर साइंटिफिक थे, क्योंकि
कि मे बी विमेन सेल्फ डिपेंडेंट होंगी उस समय, तो उनको लक्ष्मी उन्होंने कहा, और जो बुद्धि और विद्या से संपन्न होंगी उनको सरस्वती कहा, और दुर्गा का रूप तो हम सभी हैं, क्योंकि एवरी विमेन जितने हाथ दुर्गा के दिखाते हैं, आपने शायद नेट पर कोई देखा होगा कि आप सभी उस अनुभव से एवरीडे गुजरते हैं कि हम सुबह उठने से लेकर रात तक कितने मल्टीपल टाइप के काम करते हैं। तो मेन चीज ये है सिद्धि में कि हम सफलता मान किसको रहे हैं। हम सफलता क्या परिवार के निर्माण को मान रहे हैं, या हम सफलता राष्ट्र के निर्माण को मान रहे हैं, या हम सफलता आर्थिक आत्मनिर्भरता को मान रहे हैं, या हम सफलता शिक्षित होने में मान रहे हैं। सबसे बड़ी आवश्यकता इसकी है। और आवश्यक नहीं है कि सफल होने के लिए आपको हमेशा ही किसी का सहारा लेना पड़े, क्योंकि एवरी विमेन के अंदर ये इनहेरेंट है। हर महिला, आपको एक एग्जांपल में बताती हूँ, हमें कहा जाता है महिलाओं को कि हम कमजोर हैं, है ना, बायोलॉजिकली। क्यों? सोशल, हमने यदि आप हिस्ट्री देखें या मानव सभ्यता का इतिहास देखें तो ये माना जाता है जो शारीरिक रूप से बलशाली था उसने सत्ता को प्राप्त कर लिया, और हम शारीरिक रूप से कमजोर हैं। पैट्रियार्कल सिस्टम है हमारे यहाँ। पैट्रियार्कल सिस्टम जैसा आपको पता होगा, पितृसत्तात्मक व्यवस्था में पिता की सत्ता है, यानी हमारे परिवार का मुखिया कोई ना कोई कौन है? पुरुष है, महिला नहीं। और इसके पीछे कारण क्या दिया जाता है कि हम कमजोर हैं। तो मैंने एक रिसर्च किया था कोविड काल में, तो जब कोविड का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा है ना, तो 70% हॉस्पिटल्स में केयर टेकर्स कौन होती है? नर्सेज, विमेन। लेकिन वो अफेक्टेड नहीं थी। इनिशियली जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए कोविड से वो पुरुष थे। कैन यू इमेजिन? और उसका एक कारण ये भी दिया गया कि हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो महिलाएं, जबकि केयर टेकर सारी, परिवार में कोई भी कोविड से अफेक्टेड हुआ तो उसका केयर कौन कर रही थी? महिला। उसके ससुर जी अफेक्टेड हुए तो केयर कौन कर रही थी? महिला, है ना। हॉस्पिटल्स में कोई भी अफेक्टेड हुआ तो केयर कौन कर रही थी? महिला। तो नर्सेज बहुत ज्यादा संख्या में महिलाएं थी, इसके बावजूद प्रभावित होने वालों में कौन था? पुरुष। तो इसका मतलब ये भी एक हमारा सोसाइटी का या हमारा कन्वेंशनल सेटअप है जिसमें ये बताया जाता है, ये समझाया जाता है, शुरू से फीडिंग की जाती है कि आप कमजोर हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारी सफल महिलाओं की कहानियां जो डाउन लेवल पर है, उनकी सफलता की कहानियां हमें ये बताती हैं कि महिलाएं किसी भी दृष्टि से कमजोर नहीं है। चाहे आप इंडियन लेवल पर लो, चाहे ग्लोबली लो, चाहे बहुत सारी है। आपने ट्यूटर केबिन का नाम सुना होगा, नेहा मुजाविदिया, उन्होंने वर्क किया और उसके बाद केवल 5,000 रुपए से उन्होंने कोविड में इसको पहचाना कि किस तरह से उन्होंने कुछ कोचिंग क्लासेस में काम किया, और उसके बाद आज वो एक यूनिकॉर्न लेकर बैठी हैं। एक बहुत बड़ा अंपायर उन्होंने उससे बना लिया। इसी तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मलाला यूसुफजई का आप नाम ले सकते हैं, जिन पर गोली भी चली, लेकिन वो महिला शिक्षा के लिए। कल हम एक उसमें गए थे रानी मैडम के साथ, वहाँ सावित्रीबाई फुले का नाम उन्होंने लिया। तो वास्तव में वो महिलाएं अनसंग हीरोज की बजाय मुझे लगता है कि हमें मान्यता देनी चाहिए उन अनसंग हीरोइंस की। हम सब वो अनसंग हीरोइंस हैं जो इस राष्ट्र का निर्माण कर रही हैं, जो जिनके बिना एक कदम भी, एक पल भी जिनके बिना काम नहीं किया जा सकता। मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। हम वर्तमान में पितृसत्तात्मक वातावरण में जी रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है केरल तरफ और नॉर्थ ईस्ट तरफ कुछ प्रदेशों में आज भी मातृसत्तात्मक जो परिवार है वो चल रहे हैं। और कहें तो जनजातियां जो थी हमारी, वो लगभग सारी मातृसत्तात्मक ही हुआ करती थी। तो क्या हम आज उन्नत हैं या उस समय हम ज्यादा उन्नत थे? हम आज अपनी पहचान बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हम सिद्ध होना चाहते हैं, हमें सक्सेस चाहिए, तो क्या हम उस समय ज्यादा सफल थे या फिर हम आज जो दौड़ रहे हैं उसमें हम सफलता की तरफ जा रहे हैं? नहीं, मैं ना समझ नहीं पा रही आप उस समय का मतलब है, क्योंकि ये तो सिस्टम अभी भी है, नॉर्थ ईस्ट में अभी भी है। तो आप कहना चाह रही हो कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था जिसमें मातृसत्तात्मक थी, या फिर अभी हम उसको भी कह सकते हैं, क्योंकि
क्योंकि उस समय भी महिलाएं देखो, माँ की सत्तात्मक का अर्थ ये नहीं है वहाँ पर भी सत्ता माँ की नहीं चल रही है, महिला की सत्ता नहीं चल रही है। मे बी दी सिस्टम थोड़े डिफरेंट है, उनकी यहाँ शादी होकर आ रहा है, बिकॉज वहाँ पर जब आप पहाड़ों पे जाओगे महिला और ज्यादा काम कर रही है ना। जनरली अभी हम देख रहे हैं एज ए वर्किंग वेमेन, हम जो सुपर वुमेन बनने की कोशिश कर रहे हैं उसमें भी हम वन मैन आर्मी कहते हैं, यानी आप शब्दों को यदि देखेंगे ना, वन मैन आर्मी, यानी इसमें भी मैन का नाम है, क्योंकि वन मैन आर्मी तो फीमेल है ना। मैन एट वर्क, आप रोड पे जब काम करते हुए देखेंगे वहाँ बोर्ड लगा रहेगा मैन एट वर्क, तो वुमेन काम नहीं कर रही है क्या? खेतों में मेरे किसान भाई हो, नेता कहेंगे मेरे किसान भाई हो, संबोधित करते हैं, तो सारा काम तो खेतों में महिलाएं कर रही हैं। एक्चुअली हमें ये ना यही समझने की आवश्यकता है कि क्या चीज तो नेचुरल है और क्या चीज हमारे कल्चरल कन्वेंशनल की वजह से हमें थोप दी गई है। समाज द्वारा आरोपित असमानताएं और नेचुरल असमानताओं में डिफरेंस जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम स्थिति को नहीं समझ सकते। इसमें मैं ये कहना चाहूंगी एक बात, जैसे उन्होंने कहा कि पितृसत्तात्मक, जैसे पहले वहाँ मातृसत्तात्मक था और अब पितृसत्तात्मक, जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं, जितना हम देखते हैं गांवों में और शहरों में भी अगर हम देखें तो वहाँ पे भी महिला का की शक्ति जो है वो मतलब है प्रभावशाली, और शहरों में कहीं कम देखने को मिलती है। इसका जो सबसे बड़ा कारण मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि हमने आधुनिकता की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए अपनी शक्ति को कहीं ना कहीं खो दिया है। कहीं ना कहीं हमने एडजस्टमेंट कर लिए, कहीं ना कहीं हमने उसको छोड़ दिया, नहीं ठीक है हो जाएगा ये कर लेंगे, और हमने अपने हाथ, अपने जो अपना हुनर है, अपने जो हाथों के जो काम है, हमने किसी और को सौंपे नहीं। हमें तो ये यहाँ जाना है, हमें ये करना है, यहाँ दिखाना है, दिखाना कुछ पाते नहीं है उसमें। हम कहीं ना कहीं जो है हम उड़ते रहते हैं उन चीजों से, उनसे परेशान होते रहते हैं, और ना हम वहां के रह पाते हैं घर के, और ना हम यहाँ रह के रह पाते हैं। तो अगर हमारे मस्तिष्क में एक ये कहना कि एक इस प्रकार का क्या कहते हैं उसको, विचार या इस प्रकार की कोई धारणा हम बनाए ना कि हमें एक जगह स्थिर होकर के, स्थिरता जहां हमारे आ जाए ना, हम बजाय इधर भागे उधर भागे, हम स्थिरता हम अगर पकड़ लेते हैं, चाहे घर में पकड़ लें चाहे बाहर में पकड़ लें। ऐसा नहीं है कि घर में अगर महिला है तो वो शक्तिहीन है या उसके अंदर सिद्धि नहीं है, वो घर में रहकर के भी बहुत, जैसे कि मैडम ने उदाहरण दिया कि हमारे वहाँ पे बहुत सारी महिलाएं जो हैं अपने घरों में रहकर के बहुत सारे कार्य कर रही हैं, तो सिद्धि है वो भी उनकी कि वो सारे घर के काम पूरा करने के बाद भी अपने लिए कुछ इतना समय निकालती कि अपनी इच्छा से वो कार्य कर पा रही हैं और खुश हो रही है, उनकी सिद्धि एक तरह से। तो ये चीजें कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ही आती है कि हमने अपनी बागडोर जो है पुरुष के हाथ में थमा दी है, बजाय हमें पुरुष से लड़ने झगड़ने के, हम उसको अगर सहजता से समझाएं तो शायद कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स जो हैं खत्म भी हो सकती हैं, और या प्रयास हो सकता है कि हम इसको खत्म कर पाए। मैं इसी बात पर आ रही थी, जैसे आपने कहा कि हम स्थिरता नहीं ला पाते हैं, तो हम इधर भी प्रदर्शन करना चाहते हैं, हम उधर भी शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं। मेरा एक प्रश्न है, जिज्ञासा है कि नींव के पत्थर की सफलता किस चीज में है? नींव के पत्थर की जो सफलता है, यदि वो भवन टिका हुआ है तो ये उन दीवारों की, उन प्लास्टर्स की, उन डेकोरेटिव आइटम्स की सफलता नहीं है, नींव के पत्थर की सफलता है। तो जब हम एज अ विमेन, जब हम घर संभालते हैं, हर व्यक्ति के लिए उसके अपेक्षित जो चीजें हैं वो करके उसको देते हैं, तो हम एक तरह से नींव में रहकर काम कर रहे हैं। और यदि हमारे निमित्त से हमारा परिवार उन्नत हो रहा है, सफल हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है, तो ये हमारी ही सफलता है। तो फिर इसमें हम शक्ति प्रदर्शन अलग से क्यों चाहते हैं? मतलब यदि हम नींव में रहकर काम कर रहे हैं तो इसमें हम शक्ति और क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं, इस चीज पर मैं थोड़ा शक्ति के विषय में आपको जानना। तो जैसा कि आपने कहा कि जब हम नींव के पत्थर हैं और सब कुछ हम संभाल रहे हैं और सब कुछ हम कर रहे हैं, तो हमें बाहर क्या दिखाना है, क्या चीज दिखानी है, ये सब चीजें प्रारंभ से चली आ रही हैं। इतिहास में यदि हमारी इतिहास की मैडम है बताएंगी कि इतिहास में हमारे किस प्रकार से हम मातृत्व प्रधान या
महिला प्रधान रहा है। और बहुत से उदाहरण वेदों में, उपनिषदों में हमें सब देखने को भी मिलते हैं, पढ़ने को भी मिलते हैं। लेकिन मैंने वही पहले भी ये बात की कि आधुनिकता की दौड़ में जो हम भाग रहे हैं ना, वही बात आती है कि आधुनिकता की दौड़ में हम भाग रहे हैं, उस कारण से हम अपनी नींव को भी छोड़ते जा रहे हैं। अगर चलो ठीक है, महिलाएं शिक्षित हो रही, पहले भी महिलाएं बहुत शिक्षित थी और खूब वैदिक कन्याएं हुई, जिसमें हमारे गार्गी है, बहुत सारी महिलाएं ऋषिकाएं रही और उन्हें वेदों का अध्ययन कराया, अध्यापन कराया, खूब रहा है ना उनका भी। और लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं बीच में यदि हम देखें कि बीच में कुछ ऐसा काल आया था जहां पे महिलाओं को दबाया गया या उन पर प्रेशर डाला गया कि आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे। तो पर्दा प्रथा, सती प्रथा और जौहर जैसी स्थितियां होती थी। फिर उसके बाद कुछ समय ऐसा आया कि अब वो समय चला गया तो महिलाओं को बाहर भी निकलना है, शिक्षा भी ग्रहण करनी भी चाहिए। तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं महिलाएं भटक गई हैं। कि भटक इस तरह गई है कि हमें करना क्या है हमें पता ही नहीं है। हमें अपने घर को संभालना है या घर को संभालते हुए हमें बाहर भी अपना जो प्रेजेंटेशन है, अपना प्रस्तुतिकरण है या अपनी जॉब जो भी कुछ है वो भी हमें करनी है। अगर दोनों चीजें संभाल पाती हैं, वो संभालना कैसे होगा? अकेले बलबूते नहीं होगा, वो पुरुष के माध्यम से ही होगा। पुरुष को साथ लेके ही चलना होगा, क्योंकि एक पहिए पे गाड़ी कभी नहीं चलती है। तो दोनों पहिए तो वो महिला के और पुरुष के दोनों के ही सामंजस्य से ही है, समन्वय से ही है कि वो आगे बढ़े। तो जहां महिला का नींव बनने का आधार आप बता रहे हैं, आज वो नींव पुरुष भी है कहीं ना कहीं, है ना। तो अगर हम साथ चलते हैं, मिलकर के चलते हैं और सबको साथ लेकर के चलते हैं, तो निश्चित रूप से जैसे मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो हमारा भी विकास निश्चित है। तो उसके लिए आपको अपने विचारों से उनको परिवर्तित करना होगा, अपनी भावनाओं से परिवर्तित करना होगा, ये प्रयास करना होगा। जो बिल्कुल ऐसे कि नहीं करना है मुझे, तो उसका तो कोई तोड़ नहीं है बने, उसका कोई क्वेश्चन मेरा भी कि नींव का पत्थर हमेशा महिला ही क्यों बने? जैसे कि मैंने कहा हम नहीं ऐसा करना चाहते, हम क्यों नहीं भव्य महल, हम भी तो दिखे भव्य महल की तरह, वो पुरुष क्यों नहीं बन जाता? त्याग लेगा कि मूर्ति को ही शोषण का सबसे ज्यादा शिकार, उसी का द्वयम दर्जा, वाई सेकेंडरी लेवल तो उसी का ही है ना। बिकॉज हम योग्य अयोग्य सिद्ध कर रहे हैं तो उसको उच्च सिद्ध कर रहे हैं, यदि नाकाबिल सिद्ध कर रहे हैं तो उसको कर रहे हैं, सब कुछ। ये तो हम ईच एंड एवरी वुमन फील करती है कि हम तो दो तरह के काम करने के बावजूद भी कितने एम्पावर्ड हैं। इसके लिए सबसे पहले हमको पुरुष को साथ देना होगा। हाँ, मैं ये सोचती हूँ कि जब सृष्टि का आधार ही स्त्री और पुरुष दोनों हैं और दोनों के साथ भले दोनों नींव का पत्थर बने, लेकिन हम त्याग और दया की मूर्ति के रूप में जो स्त्री को प्रतिष्ठित करते हैं, से ये केवल गांठे हैं, ये आपकी गहने, ये आपको जो ये नामकरण दे दिया गया है, ये बांधने का केवल मात्र प्रयास है स्त्री को किसी भी तरीके से। वो क्योंकि उन्हें पता है नारायणी है, ये जिस दिन दुर्गा के रूप में आ गई उस दिन उनके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। इसी रेफरेंस में मैं एक आपको कविता के रूप में सुनाती हूँ। तो खुद की खोज में निकल तू हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। ये तुझसे लिपटी बेड़ियां समझ ही नहीं न वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिंगाल के बना ले इनको शस्त्र तू किस लिए हताश है। जला के भस्म करूं से जो क्रूरता का जाल है, तू आरती की लौ नहीं तू क्रोध की मशाल है। तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। चुनर उड़ा के ध्वज बना गगन भी कपाएगा, यदि तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा। तो किस लिए हताश है? ये जो वर्ड्स हैं ये किसके लिए? एम्पावरमेंट, टू मेक द वुमन एम्पावर, ठीक है ना, उसके लिए ये वर्ड्स हैं। और ये उसको दैट इज ओनली टू मेक देयर आइडेंटिटी, दे शुड मेक देयर आइडेंटिटी इन दिस सोसाइटी, इन दिस नेशन, इन दिस वर्ल्ड। ओनली देन this world will realize that woman is also
equality in men. So there should be an equality. बिल्कुल, मैं इस बात की पक्षधर हूँ और सीमा मैम के भावों को 4 पंक्तियों में समाहित करते हुए हम आगे विमेन एम्पावरमेंट सशक्तिकरण की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब तराशने दो मुझे खुद को अपने तरीके से, अब तराशने दो मुझे खुद को अपने तरीके से, तुम्हारे तौर तरीकों ने तो मुझे चूर चूर ही किया है। तो अब हम महिला सशक्तिकरण की तरफ आ रहे हैं और महिला कैसे सशक्त हो सकती है कि नहीं है, इसमें क्या दो राय है, कोई मायने इसके क्या है, इस सब के लिए मैं जानना चाहूंगी डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा मैम से। कृपया हमको बताएं। Thank you, Rashmi ma'am. Today I was teaching a lesson to my students of final year, the exercise book that is written by Rabindranath Tagore. In that chapter, the girls, there was a story of Uma. There is a character called Uma. She wanted to learn something. So she's trying to write something in her exercise book, but nobody allowed her to make something or to write something. So she was in a great depression. Afterwards, she got married to a person who was highly educated, but still it was restricting her not to write anything. Though he feels that women should equal, she is claiming everywhere that women should equal to man, but in his home, she is trying to restrict her own wife, his own wife to not to write anything. उसमें कुछ भी लिखने के लिए वो प्रतिबंधित करता है उसको कि तुम कुछ नहीं लिखोगी। और जब एक दिन उसको पता चलता है कि मेरी पत्नी चुपके चुपके कुछ लिख रही है, तो घर में भूचाल आ जाता है। अरे ये पढ़ देगी तो यहाँ के रिचुअल्स को कौन फॉलो करेगा, घर को कौन संभालेगा। आखिर बात उसी के ऊपर आ गई। सोसाइटी आखिर में यही आ गई कि घर में स्त्रियों का रहना घर में ही सेफ है। डराया जाता है बाहर निकलोगे तो आप लोगों के साथ पता नहीं क्या हो, आप घर में सेफ हो, चाहे कितनी भी एजुकेटेड सोसाइटीज हो। सबसे बड़ी बात यह है कि वही आइडेंटिटी बनाना कोई नहीं देना चाहता। Nobody wants to make her identity in this society or in this country or in this world. कोई भी नहीं बना के देना चाहता। क्योंकि अगर उनकी आइडेंटिटी होगी तो घर सारे टूट जाएंगे। इसी सामाजिक विचार जो है समाज के, इसी को ही हमें खत्म करना है कि ये विचार कि महिलाएं घर में ही रही हैं, पढ़ रही हैं तो क्यों पढ़ रही हैं, और ये कुछ रील्स बना रही है तो क्यों बना रही है, आजकल नहीं बना रही है लड़कियां तो क्यों बना रही है, ये काम नहीं है तुम्हारे। तो ये सोच को हमें हटाना है। नारी से नारायणी है ना, हमें एक इस तरह से देखा जाए तो नारी से नारायणी, और भाई नारी से नारायणी, हमारी रेखा मैडम ने कहा नारायणी से नारी, तो पहले नारी को तो समझ लो, नारायणी की बहुत बात की बात है। तो नारी को समझना, नारी के किस तरीके से उसे रहना है, समझना है, उसको यदि हम बैलेंस करके यदि हम चले तो हमें जरूरत ही नहीं है इस तरह की अलग से इसे परिसंवाद करने की और सब चीजें करने की। हमें अपने समाज को हमसे ही सुधारना है। हमसे कैसे सुधरेगा मैडम, हम तो इतने बड़े हो गए, हम क्या हमारे बच्चे की चीजों को हम खत्म करते चले जाएं तो निश्चित रूप से हमारा समाज भी सुधर जाएगा। मैं अपना एक उदाहरण देती हूँ। मेरी बेटी है और बेटा भी है। मैं बेटी को कुछ नहीं सिखाती और ना सिखाऊंगी, खाना बनाना और ये सब चीजें और फलाना ढिकाना कुछ नहीं। बेटे को सिखाऊंगी ना, सिखा भी रही हूँ, सब आता है उसको बनाना। क्यों? वो ही क्यों बनाए, वो तो नेचुरली सीख जाती है ना लड़कियां, तो सीख लेगी अपने आप। मैंने भी अपने घर में कभी भी कुछ नहीं बनाया, ना कुछ किया। 3 भाइयों में मैं अकेली थी, फिर मैंने कुछ नहीं बनाया, सब कुछ आता है। सबसे ज्यादा जरूरत है हमें पुरुष को प्रारंभ से ही ठीक करने की। उसको जब तक हम ठीक नहीं करेंगे ना, तब तक समाज ठीक नहीं होने वाला है। उसके विचारों को ठीक करना है हमें। भैया नहीं, ये लड़की है तो क्या है, लड़के को ही सब कुछ हमें कराना है, वो स्पेशल नहीं है हमारे लिए, वो भी वैसे ही है, वो भी वैसे ही है, ठीक है। तो इसलिए हमें समाज को प्रारंभ से सुधारने की आवश्यकता है, हम महिलाओं के ऊपर ही है। मुझे ऐसा लगता है
कि हम ये कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को नहीं सिखाऊंगी, बेटे को सिखाऊंगी। इस चीज में ये जो चीजें हैं, चाहे खाना बनाना हो या अपनी चीजें व्यवस्थित करना हो, ये लाइफ स्किल्स हैं। और ये लाइफ स्किल्स कोई जेंडर के भेद से नहीं सीखनी चाहिए कि ये काम ये करेगा, ये काम ये करेगा। ये इक्वालिटी होनी चाहिए। तो जितना काम हमें आता है उतना ही काम पुरुष वर्ग को भी आना चाहिए, तो जीवन जो है वो सरलता से चल पाता है। लेकिन एक और स्थिति जो है हमारे सामने खड़ी होती है, वो ये होती है कि हम ये उपदेश तो दे रहे हैं कि हम अपनी बेटी को नहीं सिखाएंगे, तो क्या हम अपनी नई पीढ़ी को, मतलब एक फीमेल वर्जन की बात कर रही हूँ मैं, कि हम फीमेल्स को क्या ये हम गलत संदेश नहीं दे रहे हैं कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भागो? पुरुषों को सिखाना है इज गुड, जरूरी है वो, लेकिन इससे जो आज की यंग जनरेशन में हमारी जो लड़कियां हैं वो घर के किसी काम में पारंगत नहीं है। और वो नहीं है, उसका रीजन जो है वो हम हेल्थ इश्यूज के रूप में देख रहे हैं। आज जो रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं वो सब इस कारण से चल रहे हैं क्योंकि कुकिंग नहीं आती, या हमारे पास टाइम नहीं है, या हम इंटरेस्ट नहीं लेते, व्हाटएवर इट मे बी द रीजन। लेकिन हमको ये चीज स्पष्ट संदेश जो है वो देना चाहिए कि यदि पुरुष को हमें सिखाना है तो हमें अपना पार्ट जो है वो छोड़ना नहीं है। ये बिल्कुल सही है आपका कहना, बिल्कुल, कि हमें भेद नहीं करना है कि भाई लड़कियों को नहीं सिखाना। मेरा भाव सिर्फ ये था कि लड़कियों को सिखाना तो है, सीखती भी है, वो नेचुरली अपने आप ही बना रही है। ऐसा नहीं कि वो हाथ ही नहीं लगा रही है, बना भी रही है, कर भी रही है, जो भी कोई कुछ प्रॉब्लम आती है जब भी। लेकिन पुरुष जो लड़का है, बेटा है घर में, वो भी आगे से बढ़ के सबसे पहले वही आता है पास में, वही सब करता है। लेकिन बेटी भी अपने आप ही कर रही है। और हाँ, बिल्कुल ही कि भाई नहीं करना है, मेरे को तो ये सब चीजें बेकार लगती है, वहां पे बेटी की भी मानसिकता को ठीक करना पड़ता है ना। ऐसा नहीं कि भाई मेरा काम ही नहीं है, मैं तो बाहर से मंगा लेंगे, ये कर लेंगे, वो चीज नहीं। मैं उस भाव में नहीं कह रही थी, करना दोनों को बराबर ही है, लेकिन पहले बेटे को यानी पुरुष को जो है वो सिखाना भी जरूरी है। लेकिन इसमें एक चीज मैं अपना पार्ट भी समझती हूँ कि आज तक मैं अपने पति को नहीं सिखाई, वो क्या कहते गली, लेकिन नहीं, बेटे को मैंने सब सिखाया। मेरी मदर इन लॉ को कहती है ये तो अपने बेटे को सब सिखाएगी। मैंने कहा हाँ, क्योंकि मेरा बस नहीं चल रहा है, ये भी बात है, वहां चलता ही नहीं है ना। तो इसलिए ये भेद नहीं है कि लड़की को सिखाना है कि लड़के को सिखाना है, सिखाना दोनों को ही है, सिखाना दोनों को ही है। लेकिन अगर लड़की के भाव ऐसे आ जाए कि नहीं मुझे करना ही नहीं है, तो फिर उसकी मानसिकता को भी ठीक करना हमें आना चाहिए, एक महिला को आना चाहिए कि हमें दोनों को ही मैनेज करके चलना है। इस बात से मैं बिल्कुल एग्री हूँ। हाँ जी, रेखा मैम कुछ नहीं, दरअसल ये एक जो एम्पावरमेंट की बात है, वो ये सैद्धांतिक शब्द है अपने आप में। और वो मैडम ने अभी अपनी बात को कह भी दिया। वो जो कह रही थी ये जिम्मेवारी वाले जो शब्द है उस तरह का नहीं है कि लड़की को नहीं सिखाने का अर्थ है कि वो अपनी जिम्मेवारियों से मतलब उसे हम दूर कर रहे हैं। उनका वही एक ये था कि हम जैसे ये मान लेते हैं कि ये सारी जिम्मेवारियां लड़कियों की हैं। जैसे घर में एक छोटा बच्चा है, जाहिर है कि उसे एक स्त्री ही जन्म देती है, पुरुष तो नहीं देता है ना। तो पुरुष की उसके प्रति क्या जिम्मेवारियां? दूध भी माँ ही पिलाती है, पुरुष तो नहीं पिलाता है। तो पुरुष की क्या जिम्मेवारियां? उस बच्चे के, एक शिशु को पालने में पुरुष की क्या जिम्मेवारियां? उसमें ये है कि माँ भले दूध पिला रही है, लेकिन उस दूध के बनने में जो सहयोग की आवश्यकता है वो पुरुष करे, ताकि उसे दूध पिलाने में बच्चे को असुविधा ना हो कि वो 1 मिनट के लिए वो दूध भी पिला रही है और ये भी चिंता कर रही है कि एक व्यक्ति, ये सिर्फ पति की बात नहीं है या पिता की बात नहीं है, घर से कोई भी व्यक्ति कहीं जा रहा है तो उसके लिए उसे टिफिन भी पैक करना है। ये घरेलू बातें हम लोग कर रहे हैं। दरअसल ये जो चिंतन है, ये जो विमर्श है, ये जो बातचीत है, एक बड़े परिप्रेक्ष्य में है। वो शहर के परिप्रेक्ष्य में भी है, गांव के परिप्रेक्ष्य में भी है। जितने विमर्श होते हैं, जितनी योजनाएं सरकारी आती हैं, जितनी चीजों पे काम हो रहा है, क्या अगर हम प्रतिशत में बात करें तो कितने प्रतिशत महिलाओं तक वो जागरूकता पहुंच रही है? कितनी प्रतिशत महिलाएं अपने जागरूक तो तब होंगी ना जब जानेंगी,
अपने अधिकार को जानती हैं और कितने प्रतिशत जागरूक हैं। पहले जानेंगे तब जागरूक होंगी। ये छोटे जो उदाहरण है, ये बहुत हम लोग बहुत छोटी उस पर ये कर रहे हैं। दरअसल इस समय जहाँ हम बैठकर ये विचार विमर्श कर रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं, तो हमारी जितनी संख्या है इतनी ही संख्या यहाँ पुरुषों की भी होनी चाहिए, क्योंकि इसको समझना हम चाहते हैं कि जो समझे। तो अगर ये बातचीत हमारे बीच में है और हम ही इसे समझ रहे हैं और हमारे ऊपर ही हम लागू कर रहे हैं, तो इससे ये नहीं होगा। जागरूकता, जैसे हम सब ये बात शुरू से कह रहे हैं, रानी मैडम भी कह रही हैं, आपने भी कहा, सीमा मैडम ने भी कहा, असल में जब ये हम दो पहिए पर गाड़ी चल रही है, पूरा समाज चल रहा है, तो दोनों साथ चलना चाहिए। तो जागरूकता भी दोनों को आनी चाहिए। मैं कल की बात बता रही हूँ, अमेजॉन पे या किसी उस पे मैं एक बॉटल सर्च कर रही थी खरीदने के लिए, वाटर बॉटल। लेकिन पहली बार मैंने देखा कि उसमें आया बॉटल फॉर गर्ल्स। इस तरह की स्थिति है कि कंपनियों में भी लड़कियों के लिए अलग ब्रश, लड़कियों के लिए अलग बॉटल, लड़कियों के लिए क्या है। प्रकृति जब सूर्य की रोशनी पड़ती है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो क्या लड़कियों पर अलग पड़ता है और लड़कों पर अलग पड़ता है। जो हवा चलती है तो वो लड़कियों के लिए अलग चलती है और लड़कों के लिए अलग चलती है। तो रंग भी प्राकृतिक है, प्रकृति से आई हुई चीजों को भी जेंडर में लोगों ने बांट दिया। और इसका सबसे बड़ा कारण है बाजार। और बाजार को भी, मतलब बाजार ने हमारी मानसिकता को किस तरह बदला है कि उसमें अगर सीमेंट का ऐड आता है और बोरी उठाती हुई लड़की होगी, तो उस ऐड को लोग ज्यादा देखेंगे और वो चीज ज्यादा बिकेगी। रिसेप्शन पर लड़कियों को लोग इसलिए नहीं बिठाते हैं कि लड़की को नौकरी देना चाहते हैं, बल्कि रिसेप्शन पर रिसेप्शनिस्ट जो होती हैं वहाँ इसलिए बिठाया जाता है कि वहाँ अधिक से अधिक मेल आएंगे। तो यहाँ विचार विमर्श हो रहा है सैद्धांतिक चीजों को लेकर। ये इन चीजों पर कम है। स्त्री चाहती है कि वो सिर्फ स्त्री रहे, स्त्री को स्त्री के रूप में ही देखा जाए। उसे भी दर्द होता है, उसे भी आंसू आते हैं, उसे भी तकलीफ होती है। वो कम भी उठा सकती है, वो ज्यादा भी उठा सकती है, वो कम भी काम कर सकती है, ज्यादा भी कर सकती है। वो भी हर तरह से जो प्राकृतिक जितनी कमियां होती हैं और जितने गुण होते हैं वो सब उसमें होते हैं, वो सब वो महसूस करती है। इसलिए वो चाहती है कि उसे एक इंसान, एक मनुष्य के रूप में देखा जाए, एक स्त्री को स्त्री। मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। देखो, अंतर समझना है हमें जेंडर और सेक्स में, है ना। मेल एंड फीमेल, दैट इज हम सेक्स डिटर्मिनेशन कराते हैं जो वो है। और जेंडर क्या है? जेंडर ये है कि उसकी वजह से हमारे अधिकारों में जो अंतर है, हमारी प्रतिष्ठा में जो अंतर है, हमारे सम्मान में जो अंतर है, दोनों इनइक्वालिटीज को जब तक हम नहीं समझेंगे, प्रॉब्लम यही है कि हमने नेचुरल इनइक्वालिटीज को और सोशल इनइक्वालिटीज को मिक्स कर दिया है। जैसा मैडम कह रही थी, बिकॉज बच्चे को पैदा माँ कर सकती है, दैट इज नेचुरल, है ना। भगवान ने नेचुरल दिया है कि स्त्री ही पैदा करेगी, बस केयर टेकिंग का काम केवल महिला का है, दैट इज जेंडर। ब्रेस्ट फीड माँ ही करा सकती है, लेकिन बच्चों का केयर, दूध बनाना है या बच्चे की केयर रिलेटेड जो भी काम है वो भी महिला करेगी, दैट इज जेंडर। महिला एक नाजुक वो है, महिलाओं को ये कपड़े पहनने चाहिए, महिलाओं को बहुत तेज हंसना नहीं चाहिए, दैट इज जेंडर। हमें ये समझना होगा कि नेचुरल इनइक्वालिटीज और सोशल इनइक्वालिटीज, सोशल इनइक्वालिटीज वो है जो हमारे ऊपर बिकॉज ऑफ सोसाइटी की वजह से जो आरोपित है, उसकी वजह से हमारे अधिकारों में, हमारी प्रतिष्ठा और हमारे सम्मान में जो अंतर है। क्योंकि नेचुरल इनइक्वालिटी ये नहीं कह रही है, नेचुरल इनइक्वालिटीज इज डिफरेंट, लेकिन हमने हमारे पैट्रियार्कल सिस्टम ने उनको ही मिक्स कर दिया। प्रॉब्लम ये है। मैं एक कविता ढूंढ रही थी, बस ये बोलूंगी, उसके बाद तुम्हारा कोविड काल में ये स्वरचित 2 कविताएं थी, उसके बाद मैं कविता लिखा, है ना। नारी तुम श्रद्धा नहीं, उन्होंने कहा कि नारी तुम श्रद्धा हो, नारी तुम श्रद्धा नहीं, तुम बुद्ध बनो, आत्मज्ञान के लिए सब कुछ त्यागने की हिम्मत करो। जानती हूँ समाज के नियम तुम्हारे लिए अलग है, हो सकता है तुम ना बुद्ध की तरह
पूजी जाओ और ना ही भगवान कहलाओ। छोड़ के सब गई तो शायद पतिता भी कहलाओ। पतिता कहलाने के डर से जब तक ना निकल पाओगी तब तक अपने स्वयं को ना पाओगी। इस डर ने ही तो सदा तुम्हें बांधा है, इसके बाद भी तुमने क्या पाया है? देह से ऊपर उठो, स्वयं की पहचान बनो। समाज में पहचान ना भी पाओ लेकिन स्वयं को तो पा जाओगी। अहम ब्रह्मास्मि का सूत्र भी तुम भी सीखो, स्वयं को पा लिया तो ब्रह्मा को पा जाओगे। थैंक यू। और मुझे एक काम जो करना था वो आपने सरल कर दिया। द शी एनर्जी के ऊपर हम आ रहे थे, चेतना के ऊपर। और चेतना का जो विषय है कि नारी में कैसे चेतना पाई जाती है, क्या स्वरूप है उसका, इस विषय को हमारे सामने स्पष्ट कर रही हैं डॉक्टर दीक्षिता आजवानी मैम। मैं आपसे आग्रह करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते। मंच की आज्ञा से मैं पहले एक बार जरा सभी जेंडर की भी बात कर रहे हैं, इतिहास का कई बार उल्लेख आ गया। इतिहास नारी का शारीरिक स्तर पर भेद हमें समझ में आता है, पुरुष और नारी दो बात समझ में आती है। और सामाजिक विभेद के बारे में ऐतिहासिक दृष्टि से जरा तो 1-1.5 मिनट के बारे में बात करना चाह रही हूँ। क्या था कि सृष्टि की शुरुआत मतलब मानव सभ्यता के बिल्कुल शुरुआत में कहीं कोई जेंडर, कहीं कोई सामाजिक विभेद तरीके की कोई चीज थी ही नहीं। बात ये थी कि हमने पाषाण काल की जब की बात करी हूँ, आखिरी 50 सालों में जब कृषि का आविष्कार हो गया था, कृषि करना इंसान ने सीख लिया था, तो कृषि करना महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि उससे अनाज, इंसान की सबसे बेसिक नीड अन्न पूर्ति है, वो बेसिक नीड जो है वो कृषि करना जो हमने सीखा, उसमें पुरुष की महत्ता अधिक हो गई थी। सिर्फ ये पाषाण काल के अंतिम सालों में ये प्रक्रिया शुरू हुई जो आज बढ़ते बढ़ते यहाँ तक चली है। जो हमने जेंडर हमने विभेद कई स्तरों पर हमने बात कर लिया, हम कई सारी चीजें बात कर रहे हैं। पर कृषि में क्या हुआ, बैल की जरूरत पड़ी हमें। बैल क्योंकि पुरुषों में शारीरिक बल अधिक होता है, इसलिए कृषि को इम्पोर्टेंस देने के लिए, कृषि अधिक अन्न उपजाने के लिए, पेट अधिक भरने की प्रॉब्लम से जूझने के लिए हमने फिर बेटों के लिए यज्ञ करना शुरू कर दिए। ये सारी चीजें ये उत्तर वैदिक कालीन हमने बात शुरू कर दी। और पाषाण काल के बाद में आप देखेंगे कि ताम्र पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, पूर्व वैदिक काल, कहीं किसी भी तरीके का कोई सामाजिक विभेद हमें नहीं नजर आता। महिलाएं यानी नारियां जो है वो बराबर स्कूल, कॉलेज, गुरुकुल, आश्रम, जगह वो जैसा कि मैडम ने बताया, गार्गी, अपाला, पुरुषा, सभी पढ़ने पढ़ाने में थी। साक्षरता पहली शर्त मानी जाती थी इंसान के लिए, इंसान की बात कर रहे हैं। ये तो जब धीरे धीरे आगे जब कृषि पर हमने फोकस करना शुरू किया, पुरुषों की अधिक शारीरिक बल की जरूरत महसूस हुई, बैलों को हाँकने के लिए, गायों को संभालने के लिए, बकरियों के पोषण के लिए, उन सारे तो उन्होंने एक म्यूचुअल एग्रीमेंट करते हुए ये करार किया कि पुरुष जो है वो खेती का काम करेंगे और महिलाएं घर संभालेंगी। ये शुरुआत में भी दोनों बिल्कुल बराबर स्तर के काम थे। अच्छा, एक तो ये मैंने ऐतिहासिक दृष्टि से बात रखी, जो मतलब शुरुआत में कोई विभेद नहीं था। भारत में सभी के सभी महिलाएं पढ़ने जाया करती थी, साक्षर और शिक्षित हुआ करती थी। बात नंबर 2, मैं आज भी मुझे यही समझ में आता है कि हम अभी जो बात कर रहे हैं वो नारी से नारायणी होने की बात कर रहे हैं, बनने की बात नहीं। दोनों बातों में फर्क है। हम कहीं कुछ बन नहीं रहे, हम सिर्फ और सिर्फ हम हो रहे हैं, हमें होना है। नारी से नारायणी हम सभी कुछ, आप चाहे पाश्चात्य दर्शन ले लीजिए, इस बात को मैं थोड़ा सा एलोबरेट करते हुए बात कर लूं, चाहे प्लेटो का दर्शन ले लीजिए, चाहे कांट का दर्शन ले लीजिए, चाहे नेटिविज्म की थ्योरी ले लीजिए, सभी पाश्चात्य दर्शन यही कहता है सभी ज्ञान ऑलरेडी हमारे अंदर ऑलरेडी है, हम सिर्फ और सिर्फ वो कर्म और माया के प्रभाव से छुपा पाए, हम सिर्फ और सिर्फ उसको डीकलेक्ट करते हैं। मतलब भाषा का ज्ञान है, चाहे किसी भी तरीके का हुनर ले लीजिए, हम सभी चीजें अपने अंदर जानते हैं। गुरु का काम भी मास्टर इतना होता है कि दीपक ऑलरेडी है, शिष्य ऑलरेडी दीपक है, हम सिर्फ और सिर्फ उसकी जोत जलाने का काम करते हैं। ज्ञान ऑलरेडी हर इंसान में है, हम उसको जगाने का काम करते हैं। भारतीय दर्शन की भी अगर हम बात कर लें, आप चाहे देख लीजिए, सांख्य देख लीजिए, योग देख लीजिए, पतंजलि देख लीजिए, जैन दर्शन देख लीजिए, चाहे सभी दर्शन देख लीजिए, सभी के सभी दर्शन एक ही बात कहते हैं कि ज्ञान और ऑलरेडी हमारे पास है, हमारे अंदर संचित है जो कुछ भी है। तो नारायणी
हम नहीं हैं। हम नारायणी से हम नारी हैं और हमें बस पता करना है कि हम नारायणी हैं। नारी हम ऑलरेडी हैं, शारीरिक स्तर पर हमें नारी की देह मिली हुई है, हम जानते हैं कि हम नारी हैं, हम ये अंडरस्टूड चीज है। नारायणी होने का ये मतलब है कि वो जानना चेतना के स्तर पे, मैं उसकी बात कर रही थी, वो चेतना को हम जान सकते हैं। चेतना क्या चीज है, बिल्कुल सरल शब्दों में बात करें, चेतना का अर्थ मात्र समझना है, जानना है। हम ऑलरेडी नारायणी है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये जानने और समझने की और आत्मबोध की जरूरत है। कोई इसके लिए कोई सालों लंबा कोई प्रोसेस नहीं है, कोई टारगेट बेस्ड कोई कुछ चीजें नहीं है। हम आज अभी अगर इसी सेकंड अगर मैं समझ जाऊं कि जो चीजें हैं, नारायणी का अर्थ अगर मैं समझ जाऊं, नारायणी का अर्थ समझ गई तो मुझे मैं हो गई नारायणी। और नारायणी के अर्थ में वैसे तो कई अलग अलग लक्षण है, पर मुख्यतः दो बात आती है, एक तेजस्विनी होना, दूसरा शक्तिशाली होना। तेजस्वी होने का मतलब तेजस होने से मतलब है, मतलब बुद्धि का बल होना, आत्मिक बल होना, तो तेजस्वी होने का मतलब तेज, आभा, दीप्ति, ऊर्जा। हम फेमिनाइन ऊर्जा की बात करते हैं, ये पता होना चाहिए। नारायणी होने का दूसरा अर्थ शक्तिशाली होना। शक्तिशाली होना मतलब सिर्फ शारीरिक स्तर पर शक्तिशाली नहीं होना, बौद्धिक रूप से शक्तिशाली होना, नैतिक रूप से शक्तिशाली होना, आध्यात्मिक स्तर पर शक्तिशाली होना, मानसिक शक्तिशाली होना। जब इन तेजस्विनी और शक्तिशाली ये दो गुण हमारे जानने में आ जाएंगे, हम खुद को समझना शुरू कर देंगे, तो बस हम नारायणी होने की, हम नारायणी हैं, वो वाली बात है। जेंडर वाला विषय चूंकि वो मैडम ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी है, इसलिए उस विषय पर मैं जाऊंगी नहीं। बेसिकली मुझे क्या बात समझ में आती है कि हम सभी अंदर से कहीं ना कहीं कॉन्शियस है, चेतना है, आत्मा है। आत्मा का कोई जेंडर है नहीं। हर इंसान के अंदर पुरुषत्व वाले गुण भी हैं, हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं फेमिनाइन एनर्जी भी है। तो हम फेमिनाइन एनर्जी और थॉट प्रोसेस को इसलिए हम अभी बल देने की बात कर रहे हैं, इसलिए समझने की बात कर रहे हैं। दया, करुणा, सेंसिटिविटी, नर्सेस का काम, टीचिंग का काम, इसलिए ये सारी चीजों में फेमिनाइन ऊर्जा अधिक प्रभाव डालती है। तो ये है कि बस हम जान लें कि हम नारायणी हैं, इससे समाज को भी फर्क पड़ेगा, परिवार की धुरी है हम, ये है तो हम परिवार पर असर पड़ेगा, हम समाज पर पॉजिटिव सकारात्मक ढंग का असर डाल सकते हैं। तो आपका कहना है कि नारी टू नारायणी जैसा कंसेप्ट नहीं होना चाहिए, एक्चुअली नारी इज इक्वल्स टू नारायणी, ये कंसेप्ट है। और हमको उसको सामाजिक रूप से या पारिवारिक रूप से हर जगह हमको उस चीज को प्रतिष्ठा दिलवानी है कि हमको एक्नॉलेज किया जाए कि आप हमको जो सामान्य समझते हो वो एक्चुअली सामान्य नहीं है, हम नारायणी के पद पर ही हैं, आप उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे और कहीं ना कहीं हम खुद भी उस चीज को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। मेरा इसमें मैं एक लाइन ऐड करूंगी। चेतना ही वो एकमात्र शब्द प्रयोग कर रही हूँ, एकमात्र चेतना ही एकमात्र वो जरिया है। चेतना का अर्थ है जानना, हम खुद को जान लें कि हम एक्चुअल में हैं क्या। बस हमने जान लिया तो हम मान लेंगे, और मान लेंगे तो आगे कहीं ना कहीं हमारा बस अपने आप प्रदर्शित करेगा। बोलने में उतनी शक्ति की जरूरत नहीं है जितना खुद को रोकने में शक्ति लगती है। सहन शक्ति में अधिक बल लगता है, धैर्य में अधिक बल की आवश्यकता है, करुणा देने में अधिक की शक्ति लगती है। तो शक्ति का जो फेमिनाइन ऊर्जा है उसको सही तरीके से अपने अंदर डेवलप करना है। हम सभी नारायणी हैं और इसका प्रयोग यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी कि मतलब जो चेतना की बात कर रहे हैं, तो अब कुछ कृतित्व पर बातें आ रही हैं। बिल्कुल, हाँ, सब इंटरकनेक्टेड से ही लग रहे हैं। तो कृतित्व पर जब हम जाते हैं तो ये जो विषय है, ये किस प्रकार का विषय है कि अभी तक आप बातें कर रहे हैं, केवल बातें कर रहे हैं, लेकिन व्यवहार में उतारने की जैसी कोई पहल नारी समुदाय से नहीं हो रही है ना? रेखा मैम, इसी पे मेरा एक प्रश्न था। बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रही थी कि
एक एग्जांपल बता रही हूँ कि जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं, अपराधी जो होते हैं, उनकी आप पर्सनल लाइफ देखें तो 90% मतलब रिसर्च के अकॉर्डिंग भी अगर देखें तो उनकी जो लाइफ होती है बचपन की, वो कहीं ना कहीं इफेक्टेड हुई होती है। चाइल्ड अब्यूज़ या सेक्सुअल अब्यूज़ या किसी भी तरह से उन्होंने डाइवोर्स पेरेंट्स हैं या उन्होंने लड़ाई झगड़े मारपीट देखी है, जिस वजह से उनकी आपराधिक सोच बनी है। तो यानी कि हमें घर में सब ठीक रखना चाहिए, इसीलिए घर से ही प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। तो घर में सब ठीक रखना मतलब हमारी जिम्मेदारी। तो हम ये चीज़ रेडिएट कैसे करें कि हमें मतलब प्रॉब्लम वही है ना कि यहाँ पर दूसरा जेंडर है ही नहीं। तो हम ये चीज़ कैसे करें कि उनको भी इन्वॉल्व होना है। और यहाँ पे अपनी एक बात ये कहना चाहूंगी कि देखिए, नारियों के सशक्तिकरण के लिए ना तो सरकार कोई कमी छोड़ रही है, ना ही कोई योजनाओं में कमी है। बात यह है कि हम उसका किस तरह से लाभ उठाते हैं। मैं कई योजनाओं के नाम गिना सकती हूँ, जैसे अभी हमारे लिए कोई भी अपराध होता है तो महिला हेल्पलाइन है, सुकन्या समृद्धि योजना है, और आपका जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मिशन शक्ति, बहुत सारी योजनाएं हैं। लेकिन इन योजनाओं को सुन करके हम खुश तो बहुत होते हैं। मैं आप ही से एक प्रश्न करना चाहूंगी कि हम में से, हम तो सभी महिलाएं हैं ना, हमने सुकन्या समृद्धि योजना में कितना अपनी बेटियों को रजिस्टर्ड करवाता है? यानी कि अभी भी कमी है, हम सभी उसमें शामिल नहीं है। तो कृतित्व यहाँ यही ये बताता है कि हम एक नारी की सक्रिय भूमिका क्या है। मान लीजिए कोई आपके लिए कर रहा है, आपके लिए कर क्यों रहा है? क्योंकि शायद हमें भी कुछ सामर्थ्य कम रहा होगा, हम ही अपनी बातों को आगे नहीं ला पाए होंगे, पुरुष के माध्यम से ये हुआ और कुछ योजनाएं बनी, लेकिन उन योजनाओं का लाभ भी हम कितना उठा पा रहे हैं। और मेरा मानना है कि जब एक नारी कृतित्व पर आ जाती है, करने पर आ जाती है, कार्य को महत्व देने लग जाती है, तो विश्व में ऐसी कोई शख्सियत नहीं है जो उसको रोक सकती हो। आप इसके लाखों लाखों उदाहरण देख लीजिए। गार्गी, मैत्री, अनुसुईया ऋषिकाएं रही हैं हमारी। मध्यकाल की हम बात करें तो झांसी की रानी, वीरता में नाम अग्रगण्य है उनका। शिक्षा का क्षेत्र हम ले तो सावित्रीबाई फूले। तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें नारी ने करने की ठान ली? अंतरिक्ष में चले जाइए, कल्पना चावला। तो स्त्री सब कुछ कर सकती है। बात यह है कि हम में कार्य की योग्यता कितनी है। हम बात करते हैं परंपराओं को बदल देना चाहिए, नहीं, परंपराओं को बदलने का समय नहीं है, उनका विवेकपूर्ण पालन करने का समय है। हमें अपने उत्तरदायित्व को पहचानना होगा। हम परंपराओं को बदलने के लिए नहीं है। भारतीय नारी परंपराओं को नहीं बदले, लेकिन उसका विवेकपूर्ण पालन करें। यदि कोई कुरीति है जिससे हमारा अत्याचार हो रहा है, हमारा शोषण हो रहा है, तो उसके विरोध में आवाज उठाएं। लेकिन जो एक सामाजिक व्यवस्था का सिस्टम बना हुआ है उसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। उसमें सहयोग ले आप पुरुष को, क्योंकि पुरुष भी तो कौन बना रही है? नारी ही तो बना रही है। कहते हैं ना, पुरुष ही कहते हैं नारी निंदा मत करो, नारी गुण की खान, और नारी से नर उपजे ध्रुव प्रहलाद समान। तो ध्रुव और प्रहलाद, इसको भी तो जन्म देने वाली नारी ही है। तो स्त्री का बस एक कृतित्व भाव यदि आ जाता है तो मैं समझती हूँ कि सारी समस्याओं का जो हल है वह हो जाएगा। मैम, मैं भी इसी बीच बोलना चाहूंगी। जैसे मैम ने बताया कि नारी सिद्धि है, शक्ति है, नारायणी है, चेतना है। आवाज नहीं आ रही है, चेतना है, जैसा कि मैंने कहा कि सिद्धि है, शक्ति है। तो इसी बीच संस्कृति भी है। मैं जैसे कि तो मैं ये मानती हूँ कि जैसे भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जो आधार है वह धर्म है, और धर्म की जो आधारशिला है वह नारी है। हमारे शास्त्र हमें बताते हैं कि जो नारी है, जैसे आपने मनुस्मृति में भी ये कई बार सुना होगा कि पिता रक्षति कौमारे भ्राता रक्षति योगने रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा स्त्री स्वातंत्रम न अर्हति, कि स्त्री को स्वतंत्र नहीं रहना। तो इसके लोग इसका गलत अर्थ ले रहे हैं कि माँ स्त्री जो है वो एक धरोहर है ना, कि जो पिता है, जब बाल्यावस्था में जो स्त्री होती है तो उसकी रक्षा कौन करेगा? पिता। और जब यौवन अवस्था होगी तो उसका भाई, और शादी के बाद में उसका पति, और उसके बाद में उसके बच्चे। तो यहाँ पे इसका गलत अर्थ ऐसे दिया जाता है कि महिलाएं तो इंडिपेंडेंस है, हम कुछ भी कर सकती है, हमारी तो रक्षा की कहाँ जरूरत है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें ये जानना होगा कि हम धरोहर है। आप भी देख लीजिए, आज ये सोने का कोई गंगा निकाल के मैंने यहाँ रख दिया, वो भी तो एक धरोहर है, उसे कोई चोरी नहीं करके ले जाएगा। तो हम उसका भी तो संरक्षण रखते हैं, बचा के रखते हैं। इसमें एक बात जो है, धरोहर तो है,
अगर धरोहर के रूप में जोड़ दिया जाए तो वो उसका अधिकार स्वीकार करेंगे। कहने का ये मतलब है, मेरा कहना है कि आज जो आधुनिक के दौर में हम ये देख रहे हैं कि महिलाएं जो है मतलब अपने आप को जो सशक्तिकरण बताती है उस माध्यम से क्या कर रही है, वो कुछ भी रील बना रही है, कैसे भी कंटेंट फॉलोअर्स प्राप्त करने के लिए, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो मुझे लगता है कि उसे अपनी इस जो हमारे सभ्यता और संस्कृति, हमारे शास्त्र जो हमें नैतिक नियम हमें बताते हैं, उस महिला को वो जानना परम आवश्यक है, क्योंकि यथा माता तथा पुत्रः। तो माँ जैसा आचरण करेगी, आज मैं ही कुछ ऐसी रील्स बना रही हूँ तो मेरी बेटी भी मुझे मेरा ही अनुकरण करेगी, क्योंकि हम भी तो अपने उदाहरण ही पेश कर रहे हैं हमारे बच्चों को, हमारे परिवेश को, यही तो हम दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमें अपनी हमें जानना होगा अपने आप को कि हमारी कहाँ तक हमारी मर्यादा है, क्योंकि इंडिपेंडेंट होना इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें अपने आप को जानना होगा, हम ही अपनी आने वाली पीढ़ी को जो है वो सजग। ज्योत्सना जी कुछ बोलना चाहिए। आपने ये बोला कि महिलाओं को मर्यादा में रहना चाहिए, तो ये महिलाओं के लिए क्यों, ये पुरुषों के लिए क्यों नहीं है कि पुरुष को भी मर्यादा में रहना चाहिए? लेकिन अगर रील बनाने की जितनी स्वतंत्रता महिलाओं को पुरुषों को भी है, तो फिर ये क्यों नहीं है कि पुरुषों को कोई मना क्यों नहीं करेगा? रील बनाने का विरोध नहीं, आप नहीं, मैं समझ रही हूँ कि आप कपड़े पहनने पे या मैं उसके पक्षधर नहीं, लेकिन मैं इस बात की पक्षधर जरूर हूँ कि अगर आपको कुछ करने में इच्छा हो, उनकी बात नहीं मैडम, आज की जो परिवेश आप देखो, इंस्टाग्राम या कुछ भी यूट्यूब उठा के देख लो, अधिकतर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स है जो कुछ भी है ये इसी दौर में आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है जो महिलाएं देखो, एक तो जो धरोहर की बात है ना, निर्जीव वस्तु और सजीव में थोड़ा अंतर करना हम सीख ले तो अच्छा रहे, क्योंकि वो जो भी कुछ धरोहर है ना, हम कोई वस्तु नहीं है, महिला कोई हाँ। और दूसरा चीज ये है कि वो कंगन से तुमने बहुत गलत उसे बेचा जाता है, उसको वो बेचा जा सकता है। ये बहुत गलत, अगर एक महिला ये उदाहरण देती है, अगर हम अपने आप को एक ऐसा है कि आधुनिक जो भी विचारक हैं वो इस तरह से विचार नहीं कर रहे जैसे आपने इसकी व्याख्या की, बिल्कुल गलत व्याख्या है, उनका इस तरह से नहीं। वो अभी व्याख्या करते हुए एग्जाम्पल जो आपने दिया वही बता रहा है कि सोना, कोई स्त्री सोना नहीं हो सकती। मैडम मैं सोना नहीं, आपने उदाहरण ये दिया, इसीलिए उसी तुम्हारी नहीं, ये महिला समाज की समस्या है कि हम इसी में पिस रहे हैं। हाँ, है ना, हम हमारी ये परंपरा, हम ये भी फॉलो करना चाहते हैं और हम वो भी, तो हम इसमें पिस रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि केवल एक महिला की नहीं, ये सब महिलाओं की समस्या है कि उसे लेके भी जाना है, सारी चीजें निभानी भी है जिनको वो मन से नहीं समर्थन कर रही है, उसके बावजूद भी उसे लगता है कि एक अच्छी महिला, हमारे समाज में क्या है, एक अच्छी महिला, एक अच्छी बेटी, एक अच्छी, तो ये जो है ना, एक अच्छी महिला का लेवल